चलिए, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने का सही ज़रिया क्या है और सही नहीं मुनाफेदार ज़रिया क्या है? किस तरह से आप ड्यूरेशन के हिसाब से, अवधि के हिसाब से बाज़ार में पैसे लगा सकते हैं? डायरेक्ट अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो कैसे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए आपको किसी शेयर का चुनाव करना चाहिए, अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी शेयर में एंट्री कर रहे हैं, यानी किसी प्राइस पे एंट्री कर रहे हैं, तो किस प्राइस पे आपको निकल भी जाना चाहिए ताकि आपको घाटा ना हो। टेक्निकल चार्ट्स हम कैसे समझें, इनका महत्व क्या होता है, आज इन तमाम पहलुओं पर हम फोकस करेंगे हमारे पहले मुद्दे में। और इसके लिए मेरे साथ है जय पटेल, रिसर्च हेड, इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। जय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। तो आज एकदम बेहद अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि निवेशक हमेशा, निवेशक या जो भी पैसे लगाते हैं शेयर बाज़ार में, अगर लंबी अवधि के हैं, 1 साल से ज़्यादा हैं, तो हम उनको निवेशक कहते हैं, 1 साल से कम के तो हम उनको ट्रेडर्स कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर किसी स्टॉक में, शेयर में एंट्री पॉइंट के बारे में अगर आप पूछते हैं, तो उसके एग्जिट पॉइंट के बारे में भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आपकी अवधि कितनी है, आपकी मंशा कितनी है, आपने किस लक्ष्य से उस निवेश को बांधा हुआ है। वो सब चीज़ें अगर हम छोड़ भी दें, तब भी जितना इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट जानना है, उतना ही इम्पोर्टेंट एग्जिट पॉइंट जानना, या शेयर से निकलना कब निकलना है, ये जानना कैसे इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है। हेलो कविता जी। अच्छा हुआ ये शो पर मेरा राय मुझे पूछने का कहने का मौका मिला। पर्टिकुलरली बहुत लोगों का यही क्वेश्चन होता है, टेक्निकल में एंट्री तो सब ले लेते हैं बट अभिमन्यु के जैसे चक्रव्यूह में फिर फंस जाने के बाद ऊपर के लेवल पर बेच नहीं पाते और फिर वापस से अपना घाटा बुक करने के लिए निवेशकों को घाटा बुक करना पड़ता है निचले लेवल्स में। किसी भी ट्रेड को एंट्री लेने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वो अगर रिजल्ट के बेस पर ले रहे, अवधि के बेस पर ले रहे, न्यूज़ अपडेट के बेस पर ले रहे या अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ले रहे। तो अगर ट्रेडिंग का पर्पस है तो वो सबसे पहला निर्धारित करता है कि आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट वो आपको पहले से ही रख के जाना होगा। बिकॉज़ ऑफ आप इंट्राडे ट्रेडर या इवन स्विंग ट्रेडर भी हो, तो आपको आपका एग्जिट पॉइंट मालूम होना चाहिए। किसी भी स्टॉक में अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी भी न्यूज इवेंट आई, जैसे आज के दिन में आईजीएल का हमने चार्ट देखा, तो जो न्यूज आई थी दिल्ली पॉलिसी जो आई थी, तो उसके हिसाब से हमको मालूम था आईजीएल में ये कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। तो किसी किसी भी इन्वेस्टर्स को पहले में सुबह के मॉर्निंग के सेशन में एग्जिट मिल जाना चाहिए था। बट अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर वो वापिस से आएगा, शेयर आएगा तब बेच दूंगा। बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टर्स की, और टेक्निकल चार्ट्स वही साइकोलॉजी को सम अप करके एक कैंडल के फॉर्म में या इवन लाइन चार्ट के फॉर्म में हमें दर्शाता है। तो किसी भी इन्वेस्टर को अपनी अवधि सबसे पहले निर्धारित करनी चाहिए। 1 दिन है, 1 महीना है, 1 वीक है, 1 साल है, उसके हिसाब से आपको एंट्री लेनी चाहिए अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और अगर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वहां पर रिजल्ट्स की इंतजार करना चाहिए। 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट को नहीं, पर्टिकुलरली 1-2 साल के रिजल्ट्स को महीने नजर रखने के बाद ही फंडामेंटल में कुछ नजरिया चेंज करना चाहिए। बट हम टेक्निकली बात करें तो अगर किसी भी स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो, सो अपना रिस्क रिवॉर्ड सबसे पहले डिफाइन करो। रिस्क अगर आपको 100 रुपए का अगर कोई शेयर है, तो आप अगर 120-130 रुपए में बेचने की मंशा रख रहे हो, तो आपको अराउंड 80-90 के अराउंड स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वो आपका एक एग्जिट पॉइंट बन सकता है। बट अगर आप 1:1 रखोगे या लॉस सोचने जाओगे, अगर नीचे आ गया तो मैं थोड़ा वापस से रिकवर होगा तब बेच दूंगा, वो कभी नहीं आने वाला। वो आपको हमेशा नुकसान करा के छोड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो भी प्रॉफिट चल रहा है वहां पर ऐड करना चाहिए और लॉस में लॉस बुक करके एग्जिट हो जाना चाहिए। सो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। पहला, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको अपना ट्रेड डिफाइन करना चाहिए। पर्टिकुलरली स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का। जय, ये बताइए कि आप सेक्टर्स या स्टॉक्स को जो पिक करते हैं, वो किस तरह की एनालिसिस के जरिए करते हैं? कि आप टेक्निकली चार्ट्स को देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, या दोनों देखते हैं? तो एब्सोल्युटली अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर अभी निफ्टी का चार्ट हम देखें या इवन बैंक निफ्टी का चार्ट आज के दिन में देखें, तो काफी डाउनफॉल आया। बट पिछले 2 दिन का ब्यूटी ये थी कि अराउंड 43,600 को ब्रेक नहीं किया। सो वो हम डिसाइड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है अराउंड
हम देखें तो पिछले 100 सेशन से ये लेवल डाउनसाइड पर क्रॉस नहीं कर पाया था बैंक निफ्टी। सो ये लेवल बहुत अहम सपोर्ट है, तो ये तौर पर हमको मालूम चल जाता है कि सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति होती है, जो एक्सपर्ट्स बात करते हैं, तो यही चीज होती है कि जो सपोर्ट स्ट्रांग है वहां पर बाय करना चाहिए और बजट बिल्कुल वो रिएक्ट करेगा। इवन कल के सेशन में भी हमने 44,000 का लेवल जाते हुए देखा था, 43,600 को टच करके मोर देन 500 का मूव आया था। सो वैसे ही टेक्निकल चार्ट्स हम देखे जाए और प्लस जो मूविंग एवरेजेस होती है, पर्टिकुलरली थोड़ा लंबा नजरिया हो, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, बट थोड़ा लंबा नजरिया हो, तो डेली चार्ट्स पर हम नजर रखें तो 100 दिन 200 दिन की जो मूविंग एवरेजेस होती है वो काफी हेल्पफुल करती है किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को डिफाइन करने में। अगर सपोर्ट जोन के वहां पर आ रहा है तो वहां पर एक बाय अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलती है कोई भी सेक्टर में। अभी एग्जांपल के तौर पर बैंक निफ्टी का हम डेली का चार्ट देखें तो वो अराउंड 4300 के वहां पर एक 200 डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट जोन है, बट वहां तक अभी तक गिरा नहीं है। सो थोड़े आसार है जंग के, सो इसके कारण थोड़ा गिर सकता है, तो हमें वो चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वहां पर एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मिलती है। कल के दिन में 44,000 गया, वहां पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तय करते, सो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस डेफिनेटली था 44,000, इसीलिए वो सस्टेन नहीं कर पाया लेवल। सो इसके कारण वापिस से नीचे आया। तो यही चीज है, ऑप्शन डेटा को अगर आप एनालाइज करेंगे, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का डेटा, तो आपको वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी डिफाइन करके देने में हेल्प करेगा। प्लस मूविंग एवरेजेस, अगर शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग की पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हो तो 3 डे 5 डे की मूविंग एवरेजेस वहां पर हेल्प करती है। थोड़ा लंबा नजर एक वीक का नजरिया हो तो 21 डे मूविंग एवरेज वहां पर हेल्प करता है। प्लस आरएसआई का और वॉल्यूम का वहां पर ही इफेक्ट होता है। अगर वॉल्यूम काफी बढ़ रहा है, पर्टिकुलर सेक्टर में चर्निंग काफी हो रही है, तो डेफिनेटली वो परफॉर्म करेगा आने वाले सेशन में। आरएसआई अगर डाउन ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा अपसाइड दिखा रहा हो, मॉडरेट जोन की तरफ आ रहा हो, तभी से बाय करने का स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेक्टर होता है एक हर एक टाइम फॉल नहीं करेगा, सेक्टर रोटेशन होता रहेगा। तो जय, किसी भी सेक्टर को पकड़ने के लिए उसका बॉटम एक नजदीक आ जाए उसके पहले ही पकड़ के बाय कर लेना चाहिए। तो जय, जैसा कि आपने काफ़ी लंबा जवाब दिया और तमाम तरह के पहलू इसमें कवर किए हैं, मुझे ये बताइए फ़िलहाल जो मौजूदा सेक्टर्स पर आपकी नज़र है, आपकी राय है, वो किस तर्ज पे आप वो सेक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं? पहले तो बताइए कौन कौन से सेक्टर्स हैं और किस तरह की एनालिसिस आप यहाँ पर पेश करना चाह रहे हैं इन सेक्टर्स की। तो मोमेंटम के तौर पर हम देखें तो अभी रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स काफी मोमेंटम में, काफी डीएलएफ देखे तो ऑल टाइम हाई के वहां पर था। छोटे मझोले आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर देखे तो वो ऑल टाइम हाई के वहां पर आ गया। सनटेक रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो रियल्टी सेक्टर में अभी काफी बज है, काफी एलोकेशन चल रहा है, होम लोन्स काफी अच्छी बिक रही है, घर काफी अच्छे बिक रहे हैं, तो और इलेक्शन भी आ रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो ये सब मैटर करता है रियल्टी सेक्टर में बाय करने के लिए। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, हर जगह पर घर और फ्लैट्स काफी अच्छी तरह से बिक रहे हैं और चार्ट भी यही कह रहा है। अगर निफ्टी रियल्टी का चार्ट देखे तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया था वो अभी भी सस्टेन कर रहा है, 600 के अराउंड है, तो वहां पर अभी भी सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं आया इतने खराब बाजार में भी, कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था। इसीलिए निफ्टी रियल्टी वुड बी माय प्रेफर्ड पिक आने वाले महीने में और आने वाले दिनों में। सो मोमेंटम के लिए निफ्टी रियल्टी बिल्कुल अच्छा रहेगा। और अगर किसी को वैल्यू बाइंग करना हो तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेफिनेटली एक्यूमुलेशन अभी स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर किसी को इंडिविजुअल स्टॉक्स में प्ले नहीं करना तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वुड बी ए प्रेफर्ड बाय ईटीएफ के तौर पर या म्यूचुअल फंड की एसआईपी के तौर पर। निफ्टी 5% गिरा है एक ही महीने में, बैंक निफ्टी भी अराउंड मोर देन 5% गिरा है एक ही महीने में। सो ये काफी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर के आती है बैंक निफ्टी में, पर्टिकुलरली वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है 46,200 से 43,600 आ गया एक ही महीने में, वो काफी इंटरेस्टिंग था और बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बन रही है अभी। सो ईटीएफ के तौर पर हम पूरा सेक्टर कवर कर सकते हैं और वहां पर एक कोई भी डिप पर बाय करने की वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी। बताइए कि अब जो सेक्टर्स आपने मेंशन किए हैं उनमें कौन कौन से स्टॉक्स आप रेकमेंड कर रहे हैं और उसके बाद हम कहाँ कहाँ से निकल जाना चाहिए ना, उस पर फोकस करते हैं। तो पहले तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति और कॉल्स बताइए जो आप शायद रेकमेंड करना चाहते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हम देखेंगे तो आईआरबी इंफ्रा काफी स्ट्रॉन्ग बस वहां पर है। टार्क अनंत राज लिमिटेड जो दिल्ली एरिया में बेस्ड है वहां पर काफी अच्छा बस चल रहा है।
फिर अगर रिलायंस की तो निफ्टी के दिग्गज कंपनी देखे तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक दोनों मेनली 25% कवर करती है निफ्टी को। सो ये दोनों में काफी अभी सपोर्ट जोन के वहां पर है, काफी वैल्यू बाइंग मिल सकता है ये दो स्टॉक्स में। काफी टाइम से चले भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये दो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिन में। प्लस टाटा मोटर जैसे दिल्ली का जो पॉलिसी आया ईवी का, तो टाटा मोटर्स विल बी बेनिफिशियरी बिकॉज ऑफ ईवी सेक्टर। वहां पर टाटा मोटर्स में काफी ईवी सेगमेंट में कार्स अवेलेबल है, टैक्सी को जब फोकस कर सकते हैं। सो टाटा मोटर्स वुड बी माय प्रेफर्ड पिक इन ऑटो सेक्टर। सो ये सब जो सेक्टर्स है, अभी फेस्टिव वेडिंग सीजन सब आ रहा है, तो ये सब काफी बस बन जय, के ये चल सकते हैं। बताइए, ये जो आप बता रहे हैं, जो आप कॉल्स दे रहे हैं, जो स्टॉक्स का आप नाम दे रहे हैं, इसमें कोई टारगेट भी देंगे जिसके लिए उनको निवेश करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए निवेशकों को? तो डेफिनेटली आईआरबी इंफ्रा की हम बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ से मोर देन 10% अप मूव दिख सकता है, तो टारगेट प्राइस वुड बी अराउंड 39.5 टू 40 जोन्स। सो आईआरबी इंफ्रा के लिए 39 टू 40 जोन के बीच में टारगेट हम रख के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस किसी को रखना है, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बात की, तो वो अराउंड 32 के लेवल्स पर रख सकते हैं आईआरबी इंफ्रा पर। टाटा मोटर्स की पर्टिकुलरली बात करें, आज के दिन में भी काफी अच्छा फोकस था यहाँ पर, जस्ट सकते हैं। सो टाटा मोटर्स में हम देखें तो अराउंड 662 के लेवल से अराउंड 730 के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। पहला टारगेट वहां पर रहेगा। ऑल टाइम हाई के लेवल से ब्रेकआउट किया हुआ है ड्रैगन पुल का, तो यहाँ पर एक स्टॉक का अपॉर्चुनिटी बन रही है। स्टॉप लॉस अराउंड 630 का रख के टाटा मोटर्स पर हम ट्रेड कर सकते हैं आने वाले महीने के लिए। अच्छा जय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब जानना ये भी होगा कि कब किसी स्टॉक में से, शेयर में से निकल जाना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे उन तमाम सेक्टर्स के बारे में बताइए आप जहाँ से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती है। निकलने का निर्णय जो है आप ऐसे ही नहीं ले सकते हैं किसी भी स्टॉक में से, वो भी एक रणनीति के तहत होना चाहिए। सवाल यहाँ पर ये है कि आपके मुताबिक वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अब चल चुके हैं, जहाँ पर मुनाफा अब निवेशक या ट्रेडर्स अधिकतर जो है वो कमा चुके हैं और इनको आप छोड़ सकते हैं? तो वो पहला सेक्टर होगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में उसमें क्लियरली डिफाइन करना चाहूंगा जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, जैसे एमएमटीसी है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एचएमटी है, अराउंड इंद्रू यूले, बहुत सारी कंपनीज है। ये एमएमटीसी के तौर पर हम देखें तो एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, तो ये सब स्टॉक्स में कुछ नहीं चल रहा था, फिर अचानक से बहुत अच्छा उछाल आया, फिर वापिस से डाउनसाइड आ गया। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों फंस जाने के चांसेस बहुत आते हैं, बिकॉज जून के अराउंड मंथ की बात करें तो 35 से 90 के लेवल में गया, पिछले 3-4 दिन में 90 से अराउंड 60 आ गया। तो एमएमटीसी के चार्ट ऐसे फंसने के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। एमएमटीसी का चार्ट है, एंड्रू यूले का चार्ट है, फिर एसटीसी इंडिया का चार्ट है। तो ये सब काफी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर्स अभी भी बाय कर रहे हैं ये सब स्टॉक्स में, इंडिकेटिंग के अभी वापस से रैली आएगी जैसी पिछली बार आई थी, बट ऐसा नहीं होता, ये एक ट्रैप होता है। तो ऐसी जो कंपनीज है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मेनली जो लॉस मेकिंग है, वहां पर एक एग्जिट हो जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एमटीएनएल भी है, धंधा कुछ नहीं है, सिर्फ लैंड बैंक के हिसाब से स्टॉक चल रहा है। सो वहां पर सब फ्रेश पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल था सुजलॉन, जो कंपनी का टर्न अराउंड स्टोरी था, उसका पास्ट हम भूल जाए, बट अभी प्रेजेंट पर फोकस करें तो कंपनी बहुत अच्छी है। 8 रुपए से लेके अभी 35 रुपए तक आ गई है, तो कंपनी में काफी अच्छा पोटेंशियल हो गया, पूरा टर्न अराउंड आ गया। तो ऐसी कंपनीज में वापस से इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। प्लस पीवीआर, आइनॉक्स है, बहुत सारी पावर जो स्मार्ट मीटरिंग होती है कंपनी, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो मॉनिटर करते हैं। स्मार्ट मीटर कंपनीज है, टाटा पावर एग्जाम्पल के तौर पर, जीनस पावर, तो ये सब कंपनीज में भी काफी अच्छा फ्यूचर मुझे दिख रहा है। तो ऐसी कंपनीज में हमको एंट्री लेनी चाहिए जिसका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है और जिसका ऑलरेडी हमने पास देखा हुआ है, कुछ नहीं करता, अचानक से 1-2 दिन में अच्छा परफॉर्मेंस देके फिर वापस से नीचे आ जाए, तो ये सब स्टॉक्स में हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। जय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को यहाँ पर बताया किस तरह से किसी स्टॉक में बने रहें या निकलने की रणनीति अगर बनानी हो तो कहाँ से उन्हें निकल जाना चाहिए। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, और जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो निवेश अक्सर आपको कहा जाता है कि